गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान का क्लास स्टार्ट किए थे जीएस सुधा बुक से। जीव विज्ञान को हम लोग कर रहे थे, बायोलॉजी वाला चैप्टर। तो पहला क्लास हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था जीव विज्ञान के बारे में। फिर उसके बाद आज हमारा ये दूसरा क्लास है। इसमें आज हम लोग कोशिका विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। इससे रिलेटेड चीज़ों को आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा सा लंबा क्लास जाएगा, तो आप लोग देखिएगा। अच्छा लगेगा वीडियो को तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इस टाइम थोड़ा सा तबीयत का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, आप लोग अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि जो कोशिका जीवों की संरचना और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। कोशिका से रिलेटेड बताया गया है कोशिका क्या होता है। तो कोशिका जो होता है ये जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है, जो जीवित जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई, देखिए ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको आप लोग देखिए कि जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब जीवित जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको कोशिका कहा जाता है। ठीक है, ये जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। सभी जीव, चाहे वो एक कोश की हो जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या बहुकोश की हो जैसे पौधे और जानवर, कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य, चाहे वह एक कोश की जीव होगा चाहे बहुकोश की जीव होगा, दोनों ही कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी में कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि कोशिका का अध्ययन या कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। जैसे कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। इसको ऐसे आसानी से यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, आगे है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज से रिलेटेड कई सारी बातें निकल कर आती हैं। कोशिका की खोज से रिलेटेड कोशिका की खोज एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने खुद से ही एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, माइक्रोस्कोप। उसका उपयोग करके इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज जो था, उपयोग करके कार्क के एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते समान कोठारियां देखी थी। ये जो था ना, एक कार्क होता पतली काट के, जैसे पेड़ की छाल होती है, उसमें इन्होंने देखा था कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते नहीं होते, उसी तरीके से भित्ति की तरह इन्होंने उसमें जो है कोशिका देखा था। ठीक है, सबसे पहले कोशिका की खोज इन्होंने किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इन छोटी कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने कोसा कहा। कोसा यानी कि सेल नाम दिया इसको। और कोसा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ एक सूक्ष्म कक्ष होता, अ लिटिल रूम। क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं एक सूक्ष्म कक्ष, अ लिटिल रूम कहा जाता है कोसा को, यानी कि सेल को। देखो, कोसा जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसी से आगे चलकर कोशिका बनता है। कोसा इन्होंने जो नाम दिया था ना, ये कोसा नाम दिए थे, बाद में ये कोशिका बनता है। इंग्लिश सेम है, लेकिन हिंदी में इसको कोसा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में उनका यह अध्ययन प्रकाशित है। ठीक है, माइक्रोग्राफिया बुक देखेंगे तो उसमें इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया है, ये प्रकाशित कराए हैं ये, तो उसमें देखने को मिलता है। हालांकि हुक ने जो कोठरियां देखी, वास्तव में वह मृत कोशिकाओं की कोशिका दीवार थी, क्योंकि कार्क मृत पौधे की कोशिका से बना होता है। ठीक है, कॉर्क जो होता है ये मृत पौधे की कोशिका से बना होता है। इस नाते जो इन्होंने देखा था, जो कोठरियां देखी थी, जो आ लिटिल रूम देखा था, एक सूक्ष्म कक्ष देखा था, वो कहीं न कहीं मृत कोशिकाओं की दीवार थी। ठीक है, क्या थी? मृत कोशिकाओं की दीवार थी। फिर बाद में यहीं से अलग से एक निकल के आता है, एक वैज्ञानिक निकल के आते हैं, ल्यूवेनहाक आते हैं। इनको श्रेय जाता है 1674। देखिए, वो तो 1664 में ही खोजे थे रॉबर्ट हुक, लेकिन वो मृत कोशिका थी। ठीक है, फिर बात 1674 में ल्यूवेनहाक की आती है, तो इन्होंने जीवित कोशिका सबसे पहले इन्होंने खोजा था तालाब के पानी में। ठीक है, वहीं स्लाइडेन और थियोडोर स्लाइडेन एंड स्वान भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं-कहीं तो इन्होंने 1838-39 में कोश का सिद्धांत दिया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है। 1831 में केंद्रक की खोज किया था इन्होंने, न्यूक्लियर का। ठीक है, डुजार्डिन का नाम आता है। डुजार्डिन जो है ये 1835 ईस्वी में जीव द्रव्य
प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। पुरकिंजे 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य का नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य, ठीक है, इन्होंने नाम दिया था पुरकंजे ने 1839 में। कैमिलो गाल्जी आते हैं। कैमिलो गाल्जी 1898 में इन्होंने गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय की खोज की थी। वाल्डेयर महोदय 1888 में गुणसूत्र का नामकरण करते हैं, क्रोमोसोम का, ठीक है। वहीं बीजमैन 1892 ईस्वी में सोमेटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म, जिसको बोला जाता है जर्म प्लाज्म, के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक है, बीजमैन 1892 में। फिर आते हैं जीई पैलाडे 1953 ईस्वी में राइबोसोम की खोज करते हैं। डी डूबे जो होते हैं 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज करते हैं, ठीक है। टी बोवेरी 1888 ईस्वी में तारकाय, जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है, इसका नामकरण करते हैं, ठीक। अल्बर्ट वान कोलिकर 1857 ईस्वी में माइटोकांड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसकी खोज करते हैं, ठीक है। फिर रिचर्ड अल्टमान 1886 में माइटोकांड्रिया की खोज तथा इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर बेंडा आते हैं 1897 से 98, इन्होंने माइटोकांड्रिया का नामकरण किया, ठीक है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनसे संबंधित जो भी तथ्य थ्योरी थी, जो खोज किए थे, वो सब चीज़ें थी, और सन था कब इन्होंने ये चीज़ें की थी, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या देख लीजिए आप लोग। आगे है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार एसएससी जीडी का एग्जाम था, ये मैं खुद दे रहा था, 2021 का था। उसमें जो था 21 से 22 में, उसमें तंत्रिका तंत्र ये पूछा था, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। सबसे बड़ी व भारी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है, और वही कोशिका में सबसे बड़ा भाग जो होता है वो नाभिक होता है, नाभिक यानी कि केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियर जिसको कहा जाता है। कोशिका में सबसे छोटा भाग राइबोसोम होता है। क्या होता है सबसे छोटा भाग, तो सबसे छोटा भाग जो होता है मेरे भाई, वो राइबोसोम होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है कोशिका के प्रकार। अब हम लोग टाइप ऑफ सेल पढ़ते हैं, कोशिका के प्रकार के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, कोशिका के प्रकार में रचना के आधार पर जीवों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की कोशिका होती है रचना के आधार पर, जिसमें पहले नंबर पर आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरे नंबर पर होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, याद रखिएगा नाम डायरेक्ट से पूछता है कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के रचना के आधार पर, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। अब हम अलग अलग देखेंगे कि क्या प्रोकैरियोटिक में क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें यूकैरियोटिक में होता है। दोनों में अंतर हम लोग स्पष्ट करेंगे, ठीक है, कि दोनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या दिया गया है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांगों की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या नहीं होता है, इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रक कला नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, और जो सुविकसित कोशिकांग होते हैं ये नहीं होते। ये सब चीज़ें, ये 3 चीज़ें इसमें अनुपस्थित होती है, इनकी उपस्थिति नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। 7S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम का एक प्रकार होता है 70S, ठीक है, 70S। तो इस प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। ये कोशिकाएं आद्य होती हैं। आद्य मतलब क्या होता है, नया, तो ये कोशिकाएं नई कोशिकाएं होती हैं, प्रिमिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक पदार्थ, न्यूक्लियर मटेरियल स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, अर्थात केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। ये सब कोशिका द्रव्य में ये सब ऐसे स्वतंत्र रूप में ऐसे बिखरे रहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है इसमें, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। इसी के बीच होएगा, मतलब 0.1 से 5.0 के बीच में होता है प्रोकैरियोटिक में, माइक्रोमीटर में इन पे जो कोशिकाओं का आकार होता है ये इसी के बीच में होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की चित्र है, जीवाणु की सूक्ष्म संरचना इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये है। आगे है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं जैसे विषाणु, वायरस इसको कहते हैं रिकेट्सिया, जीवाणु इसको बैक्टीरिया पीपीएलओ, उसके बाद बैक्टीरियोफेज तथा नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिकाएं आदि, ये सब जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आगे है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें क्या है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ये देखिए इसमें तीनों पाए जा रहे हैं और उसमें ये तीनों चीजें नहीं पाई जा रही थी। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक थी उसमें न केंद्रक कला होता था, न उसमें केंद्रक पाया जाता था, न उसमें विकसित कोशिकांग होते थे। ठीक है, पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं होते थे उसके। ठीक है, और इसमें यूकैरियोटिक में केंद्रक कला भी है, केंद्रक भी है और पूर्ण विकसित कोशिकांग है। ठीक है, तो ये सबसे पहला अंतर यही है। फिर है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S मतलब 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, उसमें 70S वाले थे, इसमें कौन से हैं, इसमें 80S हैं। ठीक है, ये उसका प्रकार है राइबोसोम का, पढ़ेंगे तो मिलेगा आगे। कुछ इस तरीके का चित्र है, ये आप लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है, बुक होगा आप लोग के पास में, बुक में देखिएगा, प्राणी कोशिका का है। और इसमें क्या दिया गया, जो केंद्रक पदार्थ होता है इसमें प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, बल्कि केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य के नहीं संपर्क में रहेंगे ये तीनों लोग। और उसमें क्या होता था, उसमें ये तीनों जो है कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं स्वतंत्र अवस्था में, और यहाँ ये केंद्रक द्रव्य के संपर्क में है। ठीक है, यूकैरियोटिक गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, उसमें ये उपस्थित नहीं होता था, इसमें उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, वो कितना था, वो 1.0 से 5.0 के बीच में था, और ये जो है इससे कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा ये बड़ा होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर होता था, 5 से 100 माइक्रोमीटर के मध्य होता है, और वो 1.0 से 5.0 के मध्य होता था प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, दोनों में अंतर भी आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, आगे है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना कैसे होती है इसमें देखते हैं। तो कोशिका संरचना अत्यधिक जटिल होती है, इसमें अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, इस संरचना को कोशिकांग कहा जाता है। आप लोग चित्र देख सकते हैं, इस तरीके से चित्र में दिया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़, जैसे खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका है, लेयनकाय है, ठीक है, केंद्रक है, केंद्रिक है, केंद्रक उपकरण है, केंद्रक आवरण है, केंद्रक कोशिका झिल्ली है, ठीक है, रसधानी है, कोशिका भित्ति है, सूत्र कणिका है, राइबोसोम है, हरित लवक है, कोशिका द्रव्य है, पराक्सीपेर है, मध्यवर्ती तंतु है, एक्टिन तंतु है, ठीक है, सूक्ष्म नलिका है, जीव द्रव्य तंतु है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है। तो ये सब जो है ये पादप कोशिका का फिगर है। ठीक है, ये चित्र जो है, ये पिक्चर जो है, ये पादप कोशिका प्लांट सेल का है। ठीक है, तो इसमें ये सब चीजें हैं, प्लांट सेल और जो क्या बोलते हैं उसको, पादप कोशिका और जीव कोशिका दोनों में भी, जंतु कोशिका सॉरी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भी अंतर होता है कुछ चीजों का, उसको हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है। पादप कोशिका के मुख्यतः 3 प्रमुख भाग होते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, रसधानियां, रिक्तवती। ठीक है, ये अब देखते हैं एक एक चीज को अलग अलग करके। जैसे पहले हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं, कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह पादप कोशिका की बाहरी परत है। जो कोशिका भित्ति होती है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है। बाहरी का मतलब जैसे कोशिका का चित्र है, तो जो बाहरी वाला परत होगा उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन बनता है कि जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है पादप में कोशिका भित्ति। ठीक है,
कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका की सुरक्षा होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जंतु व प्रोटोजोआ में नहीं पाई जाती, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, परंतु कवक, पादप, शैवाल, जीवाणु आदि में पाई जाती है। ठीक है मेरे भाई। आगे है जो कोशिका भित्ति पौधों को स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वे सीधे खड़े रह सकते हैं तथा अपने तनों और जड़ों को मजबूती से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने देखा कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, कोशिका भित्ति जो होता है ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है, पारगम्य का मतलब होता है कि एक साइड से आप दूसरी साइड देख सकते हैं, और जो अर्धपारगम्य होता है मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत आप जो है अधिकतम चीजें इस साइड का इधर देख सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अर्धपारगम्य। ठीक है, जो कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर जाने की अनुमति देते हैं। ठीक है, जो कुछ पदार्थ इधर से इधर भी मूव कर जाते हैं, मतलब अंदर से बाहर भी जा सकते हैं, ये कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, इसमें क्या है ये देखिए, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जीव द्रव्य का, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या भाग होते हैं, ये कोशिका झिल्ली होती है, कोशिकांग होते हैं, कोशिका द्रव, केंद्रक और साइटोप्लाज्म। इन तीनों से साइटोप्लाज्म और ये केंद्रक, ये प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जिसको जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा संरचना जो है जीव द्रव्य से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, कोशिका के भीतर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, जो कोशिका के भीतर के संपूर्ण पदार्थ होते हैं, जैसे हमने अभी दिखाया चित्र में, आप लोग देख रहे हैं, गौर किए, तो ये कोशिका के अंदर के जो संपूर्ण पदार्थ हैं जो भी हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है या जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के भीतर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में पूर्ण होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। पुरकिंजे एवं एच.बी. मोहल ने सर्वप्रथम इस पदार्थ का नाम प्रोटोप्लाज्मा रखा। इसके गुण निम्नलिखित हैं। इसके गुण क्या क्या है, जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे पूछा नहीं है। पुरकिंजे एवं एच.बी. मोहल ने इसका क्या नाम दिया था, इसका नाम प्रोटोप्लाज्मा दिए थे। ठीक है, और इसके गुण क्या क्या, जीव द्रव्य अर्धपारदर्शक, रंगहीन तथा अर्धतरल पदार्थ होता है। ठीक, अर्धतरल का मतलब होता है एकदम जैसे लिक्विड फॉर्म में होगा। अर्धतरल का मतलब पूरी तरीके से लिक्विड नहीं, जैसे थोड़ा सा जेली टाइप का रहेगा। जेली तब भी थोड़ा सा ज़्यादा ठोस रहता है, तो जेली से भी थोड़ा सा तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, उसी को अर्धपारगम्य अर्ध तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य में 60 से 80% जल होता है, ये याद रखिएगा, 60 से 80% जल होता है, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। जीव द्रव्य में घुले अनेक पदार्थ जैसे शक्कर, खनिज लवण, नमक, अणु या आयन के रूप में होते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य में घुले अनेक कार्बनिक पदार्थों वसा प्रोटीन के कण अणुओं से बड़े होते हैं, क्योंकि कई अणु समूह में जुड़े होते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है जिसमें लगभग 30 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, लगभग 30 तत्व होते हैं, 30 तत्व होते हैं। जीव द्रव्य में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन मुख्य होते हैं। इसको याद रखिएगा, जीव द्रव्य में क्या क्या होता है, तो जीव द्रव्य में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, सोडियम, सल्फेट इत्यादि पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में इसके अतिरिक्त अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। ये सब चीज़ें जीव द्रव्य से रिलेटेड था, अच्छी चीज़ें थी, अच्छे पॉइंट थे। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग रिक्तिकाएँ, नेक्स्ट पार्ट आता है कोशिका का, जिसको रिक्तिकाएँ कहते हैं। ठीक है, रिक्तिकाएँ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिक्तिकाएँ प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तरुण कोशिका में रिक्तिकाओं का आकार छोटा एवं संख्या अधिक होती है। तरुण मतलब होता है जो कहने का मतलब जो एकदम सही अवस्था में हो। तरुण का मतलब जैसे अगर व्यक्तियों में किया जाए, ह्यूमन नेचर में, जैसे पुरुष में, जैसे कोई व्यक्ति 30-35 साल के एज का हो, 30-35 वर्ष के एज का हो, तो वो तरुण एज में माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसमें भी जो तरुण कोशिकाएं होती हैं उनमें रिक्तिकाओं का आकार छोटा एवं संख्या अधिक होती है। ठीक है, रिक्तिकाओं का आकार परिपक्व कोशिका में काफ़ी बड़ा हो जाता है तथा संख्या कम हो जाता है। जब कोशिका परिपक्व हो जाती है तब ये रिक्तिकाएं काफ़ी बड़ी हो जाती है। परिपक्व का मतलब होता है कि पूरी तरीके से कोशिका जो है
मैच्योर हो चुका है, ठीक है। रिक्तिकाओं के चारों तरफ कोशिका द्रव्य की एक पतली परत झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे है रिक्तिकाओं के भीतर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे रिक्तिका रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको रिक्तिका रस कहते हैं। खनिज लवण जैसे नाइट्रेस, फास्फेट, क्लोराइड्स आदि पाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या पाया जाता है खनिज लवण इसमें? इसमें नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, फास्फेट्स पाए जाते हैं, क्लोराइड्स और ये सब पाए जाते हैं इसमें। रिक्तिकाएं रिक्तिका रस कोशिकाओं की स्फीति बनाए रखने में विशेष मदद करती है। फलों तथा पुष्पों आदि की रिक्तिकाओं में एंथोसायनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंथोसायनिन पाया जाता है, जो इनको विभिन्न रंग जैसे बैंगनी, नीला, गुलाबी, पीला आदि प्रदान करता है। देखिए मेरे भाई, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि जो फलों और पुष्पों में रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं एंथोसायनिन के कारण। रिक्तिकाओं में क्या पाया जाता है? एंथोसायनिन पाया जाता है। उसी के नाते जो है ये फलों में जैसे बैंगनी, नीला, गुलाबी ये सब फूलों में ये सब कलर प्रदान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सजीव या उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, ठीक है। ये है, अब तक हम लोगों ने जो देखा था वो क्या चीज़ थी? वो तो लगभग पादप जगत से रिलेटेड थे। पादप में जो पादपों में जो जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका कह रहा हूँ, जो जो अंग हैं कोशिकाओं के, उससे रिलेटेड था। अब सजीव के कोशिका का हम लोग देखते हैं, इसका स्टडी करते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकांड्रिया, ठीक है। इस तरीके से कुछ चित्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें क्या है? इसमें देखिए, इसमें ये क्या है? बाह्य झिल्ली है, ये भीतरी झिल्ली है, ये क्या लिखा गया? दिख नहीं रहा सही से, ठीक है। आप लोग बुक में देखिएगा, बुक में शायद सही होगा। और ये अंतर झिल्ली अवकोशिका क्रिस्टी क्रिस्टी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये इसके पार्ट है ये, ठीक है। इसको आप लोग बुक में देखिएगा, बुक में अच्छे से दिखेगा, इसमें कम साफ दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर ने की थी। बाद में अल्टेमन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले खोज किसने किया था? तो कोलिकर ने किया था। अल्टेमन ने 1886 माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा, और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है, कोशिका द्रव्य में यह बिखरी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति, शेप जो होता है इसका इसका आकार परिवर्तनशील होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, ये अपना शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। दोहरी झिल्ली से तात्पर्य समझ रहे हैं कि जैसे कुछ चॉकलेट होते हैं, आप लोगों ने चॉकलेट खाया होगा सिल्क उल्क का, तो वो क्या रहता है? एक झिल्ली तो ऊपर से लगी रहती है, ठीक है। एक झिल्ली ऊपर से लगी रहेगी, इसको फाड़ेंगे तब भी अंदर से चॉकलेट जो है एक रेपर में, एक झिल्ली में लपेटा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। और जिन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण उसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है माइटोकॉन्ड्रिया से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। यहाँ से अमूमन क्वेश्चन यही बना है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि 36 एटीपी अणु, जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उसमें 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, इसको ज़्यादा नहीं याद करना है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इतना याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है गोल्जी काय। गोल्जी काय के बारे में देखते हैं। गोल्जी का वर्ष 1898 में सर्वप्रथम गोल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। नाम याद रखिएगा, कैमिलो गाल्जी ने, ठीक है। गाल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। जीवाणुओं में नीले हरित शैवालों तथा माइकोप्लाज्मा को छोड़कर गाल्जी काय अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। इन तीनों को छोड़ दीजिएगा, जीवाणु, नीले हरित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर, और सब में जो है ये पाया जाता है गाल्जी काय, ठीक है।
पौधों में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, याद रखिएगा। गाल्जी काय की गुहिकाओं में अनेक प्रकार के एंजाइम्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। गाल्जी काय स्रावी कोशिकाओं में अधिक होते हैं। विभिन्न पदार्थों मुख्यतः एंजाइम का श्रावण करता गाल्जी काय का महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्या करता है ये एंजाइम का श्रावण करता है गाल्जी काय, ठीक है। शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में गाल्जी काय अत्यंत सहायक होता है, ठीक है। जैसे जो शुक्राणु होते हैं उसमें जो अग्रपिंड होता है, शुक्राणु जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। उसमें अग्रपिंड होता है, पूंछ होता है, तो इस तरीके से जो अग्रपिंड का निर्माण होता है उसमें गाल्जी काय जो है इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। जंतुओं में गाल्जी काय में विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। गाल्जी काय कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहायक होती है। वहीं गाल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रद्रवी जालिका ईआर की झिल्लियों में रहता है, ठीक है। गाल्जी काय कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिका, नील हरित शैवालों एवं जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कुछ यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिका में नहीं पाए जाते, नील हरित शैवालों एवं जीवाणुओं में नहीं पाए जाते, ठीक है। गाल्जी काय लाइसोसोम एवं पैराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। क्या करता है? लाइसोसोम एवं पैराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके बारे में देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का फिगर है, फिगर देख लीजिएगा आप लोग, बुक में देखिएगा, बुक होगा आप लोगों के पास ना, तो बुक में देखिएगा, ठीक है। इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में क्या क्या दिया गया है? सन 1945 में के आर पोर्टर ने अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। नाम याद रखिएगा, के आर पोर्टर ने। अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। कहाँ से कहाँ तक? तो केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य आनुवांशिक पदार्थों के जाने का मार्ग बनाती है, जो कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? ये कोशिका द्रव्य से आनुवंशिक पदार्थ का जाने का रास्ता बनाती है, मार्ग बनाता है, और इसी के सहारे जो है आगे का कार्य होता है, ठीक है। स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर अन्य अंतःप्रद्रवी जालिका सामान्यतः सभी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका का जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवालों में अभाव रहता है। कहाँ रहता है? जो नीले हरे शैवाल होते हैं इसमें इसका अभाव रहता है, वहाँ यह नहीं पाया जाता अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। यह लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी इकाई झिल्ली से बनी होती है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन की जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म झिल्लीदार शाखित अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। और आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका का विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है, ठीक है। कहाँ तक होता है? कभी कभी बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होती है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। जो चिकनी वाली होती है इसमें क्या होता है? इस प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका झिल्ली अत्यंत चिकनी होती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, और यहाँ जो है इसमें क्या होता है? राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ये जालिका होती है इसमें क्या होता है? वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, या सीआर, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। वहीं खुरदरी वाली की बात करें तो ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के रूप में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको राइबोसोम कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका ही उत्तरदायी होती है, ठीक है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, ठीक। कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट तथा केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है, जिसके फलस्वरूप ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है राइबोसोम। क्या है आगे? अगला है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम जो है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में किया था, ठीक है। पैलाडे सन 1953 में किया था, ठीक है। राइबोसोम जो होता है सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है ये राइबोसोम होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए से
आरएनए नामक अम्ल तथा प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं राइबोसोम को? प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। नेक्स्ट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक तथा हरित लवक में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। इन तीनों में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, केंद्रक में भी और हरित लवक में भी पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम आकार तथा अवसादन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। हमने पढ़ा था जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें 70S राइबोसोम होता है और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, उसको हमने आगे पढ़ा था। ठीक है, आगे है क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया इत्यादि में पाए जाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं एवं इनका अवसादन गुणांक 70S होता है। ठीक है, बड़ी सब यूनिट 50S, छोटी सब यूनिट 30S। ठीक है, वहीं 80S राइबोसोम में क्या होता है? ये जंतु कोशिकाओं में तथा उच्च विकसित पौधों में पाए जाते हैं। इनका आकार बड़ा होता है और अवसादन गुणांक 80S होता है। बड़ी सब यूनिट 60S, छोटी सब यूनिट 40S। ठीक है, प्रत्येक राइबोसोम लगभग 2 गोलाकार सब यूनिट्स के बने होते हैं, जिसमें एक छोटी एवं एक बड़ी सब यूनिट होती है, जो आपस में जुड़कर पूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती हैं। अनेक राइबोसोम कभी कभी एक साथ मिलकर एक रचना बनाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोमस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं राइबोसोम की संरचना आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला होता है इसको बड़ी इकाई कहते हैं और ये छोटा जो नीचे वाला है ये इसको छोटी इकाई कहते हैं। ठीक है, आगे है लाइसोसोम। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम डी डुबे, नाम याद रखिएगा, डी डुबे द्वारा लाइसोसोम की खोज हुई, जिसके लिए डी डुबे को सन 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, इन्होंने डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया और इनको 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये गोल तथा सूक्ष्म इकाहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। ठीक है, कैसी होती है? इकाहरी झिल्ली से घिरी हुई गोल और सूक्ष्म इकाहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। राइबोन्यूक्लियेज, फास्फेटेज, प्रोटीएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज जैसे अनेक प्रकार के एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं, जो अम्लीय अपघट्य कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको अम्लीय अपघट्य कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के एंजाइम किसी कारण जब बाहर निकलते हैं तो सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका विखंडित हो जाती है, जिसे आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लाइसोसोम से यही एक क्वेश्चन बनता है कि आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है लवक। लवक यानी कि प्लास्टिड। ठीक है, इसके बारे में देखिए, इस तरीके का लवक का चित्र होता है। थाइलोकोइड, स्ट्रोमा, भीतरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, लैमेला, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये सब होते हैं इसके पार्ट। ठीक है, देखते हैं आगे। लवक की खोज हैकेल ने किया था, वो भी सन 1865 में। ठीक है, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरी रहती हैं। इनका आकार अंडाकार, गोलाकार, तस्तरी नुमाकार, चपटे आकार के होते हैं। यानी कि जो लवक होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा और इसका आकार अंडाकार होता है, गोलाकार होता है एवं तस्तरी नुमा भी होता है और साथ साथ चपटे आकार के भी होते हैं। ठीक है, वहीं जीवाणु, कवक और मिक्सोमाइसिट्स तथा नीले हरित शैवालों में ये लवक नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें लवक नहीं पाया जाता। डायरेक्ट से क्वेश्चन बनता है कि लवक पाया जाता है, जिससे अब तो एसएससी भी बनाने लगा कथन की तरह क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बना लेगा कि लवक जो है नीले हरित शैवालों में पाया जाता है, लवक जीवाणुओं में पाया जाता है, लवक पादप में पाया जाता है, लवक जो है ये कवक में पाया जाता है। तो ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तब जो आप लोग क्या लगाएंगे, जो लवक होता है वो पादप में पाया जाता है, ना कि जीवाणु में, कवक में, हरे नीले हरे शैवालों में, इन सब में ये पाया नहीं जाता है। ठीक है, रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं।
रंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जैसे एक हरित लवक या जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एक वर्णी लवक होता है जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और एक होता है अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या होता है? अवर्णी लवक। ठीक है, हरित लवक के बारे में देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के भीतर हरे रंग का होता है, हरे रंग का, ठीक है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और इसी कारण पौधों का कुछ भाग तथा पत्तियां हरा दिखाई देती है। ठीक है, इसी के फलस्वरूप हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कोशिका का रसोई घर हरित लवक। ठीक है, और पौधों का पत्तियों का हरा किस कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लगाइएगा। पर हरित के अतिरिक्त हरित लवक में जेंथोफिल एवं कैरोटीन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। कैरोटीन, जिससे गाजर जो होता है, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं। पर हरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। ठीक है, ये था हरित लवक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट के बारे में क्या दिया गया है कि जो वर्णी लवक है ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय नीले, पीले, लाल, नारंगी, भूरे आदि रंगों के होते हैं। वर्णी लवक पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों के दलों, फलाभित्ति, बीज इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं वर्णी लवक में स्ट्रोमा नहीं होता है। पुष्पों का रंग वर्णी लवक के कारण चमकीला होता है जिससे ये कीट परागण में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? कीट परागण में सहायक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो फूलों पर तरह तरह के कीड़े कीड़े आकर बैठते हैं, मधुमक्खियाँ बैठती है, परागण परागण करती हैं, तो इसमें यही सहायक होता है वर्णी लवक ही। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्या है? अवर्णी लवक रंगहीन एवं अनियमित आकार के होते हैं। ये पौधों के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। क्या हो जाता है? सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एमेलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनेप्लास्ट। ठीक है, जो एमाइलोप्लास्ट होता है यह लवक कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। यह आलू और जड़ वाले पौधों में पाया जाता है, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, एलियोप्लास्ट जो है यह लवक वसा को संग्रहित करता है। यह तिल और सरसों के पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और जो प्रोटीनेप्लास्ट होता है यह लवक प्रोटीन को संग्रहित करता है, इसे दालों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बाई चांस क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एमाइलोप्लास्ट ये आलू और जड़ों वाले में पाया जाता है। एलियोप्लास्ट या जो है तिल, सरसों यानी कि तेल वाले, तिलहन वाले में पाया जाता है, वसा वाले में। और प्रोटीनेप्लास्ट है ये प्रोटीन वाले जैसे दाल वाल में इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज। क्या? माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज के बारे में देखते हैं, छोटा सा है, इसको जल्दी से करते हैं। माइक्रोबॉडीज एक परत वाली झिल्ली से घिरी थैलियां होती हैं जिनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक जालिका एवं गाल्जी तंत्र के थैलियों के टूटने के कारण होता है। किसके किसके? एंडोप्लाज्मिक जालिका एवं गाल्जिकाय तंत्र के टूटने से माइक्रोबॉडीज का निर्माण होता है। माइक्रोबॉडीज का आकार लगभग 0.3 से 1.3 मीटर व्यास का होता है, माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर व्यास का होता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे है तारक काय। ठीक है, तारक काय, सेंट्रोसोम। ठीक, तारकाय एक गोलाकार संरचना होती है जो केंद्र की बाहरी सतह पर लगभग मध्य में स्थित होती है। तारककाय मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में एवं कुछ पादप कोशिकाओं जैसे कवक तथा शैवाल में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर जंतु में पाया जाता है लेकिन कवक और शैवालों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है तारकाय जो होता है ये प्रायः 2 स्पिंडल के आधार पर कणों का बना होता है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस स्पिंडल को सेंट्रियोल कहा जाता है। सेंट्रियोल के चारों ओर एक स्वच्छ कोसा द्रव का घेरा होता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल 2 भागों में बंटकर 2 विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। किस तरफ है? 2 विपरीत ध्रुवों की ओर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदरूनी भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। क्या करती है? कोशिका के अंदरूनी भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। इस तरीके से देखे होंगे आप लोग, चॉकलेट का मैंने उदाहरण दिया, चॉकलेट देखे होंगे झिल्ली में रहता है, तो बाहर क्या होता है? बाहर के टेम्परेचर से चॉकलेट जो होता है वो एक तरह से अलग करता है, उस वातावरण से झिल्ली जो होती है उसको अलग करता है। ठीक है, इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह फास्फोलिपिड द्विस्तर और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, वहीं कोशिका झिल्ली का ढांचा द्रव मोजेक मॉडल पर आधारित है। किस पे आधारित है? द्रव मोजेक मॉडल पर आधारित है। यह चयनात्मक रूप से पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है। ठीक है,
और आगे देखते हैं, यह सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के परिवहन को नियंत्रित करता है। इसमें रिसेप्टर प्रोटीन बाहरी संकेतों को पहचानने का कार्य करता है। यह कोशिकाओं की आकृति बनाए रखने और उसे सहारा देने में मदद करती है। और क्या करती है, यह कोशिकाओं के बीच संचार में सहायता करती है। और क्या करती है, यह पादप कोशिकाओं में या कोशिका भित्ति के अंदर स्थित होती है। पादप कोशिकाओं में कहाँ होती है, कोशिका भित्ति के अंदर यह स्थित होती है। ठीक है, तो इतने चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा हमने सोचा था आज इसको पूरा कंप्लीट कराएँगे और काफ़ी लंबा वीडियो भी होगा। ठीक है, तो हमने इसको आज कंप्लीट करा दिया है। अब जो है हम लोगों को नेक्स्ट क्लास वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और अभी है इसमें जिस तरीके से दिया सिस्टम से, वैसे सिस्टम से हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग कल इसको करेंगे। और अगर आज वीडियो अच्छी लगी होगी, मेहनत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपने सेहत का ध्यान दीजिए। धन्यवाद।